नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं एवं समझते हैं आपदा को। आपदा उन अप्रत्याशित दुष्प्रभावी चरम घटनाओं या प्रकोपों को कहा जाता है जो प्रकृति जन या मानव जनित होते हैं, जिनके द्वारा मानव, जीव जंतु तथा वनस्पति समुदाय को अपार क्षति होती है। राइट। और इसी अपार क्षति को कम करने के लिए या रोकने के लिए तथा पुनर्बहाली के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं, जो भी गतिविधियां संपन्न की जाती हैं, उन्हें ही आपदा प्रबंधन कहा जाता है। अर्थात आपदा प्रबंधन आपदा से निपटने के लिए विभिन्न कार्यों का किया गया प्रबंधन होता है। राइट। तो आपदा प्रबंधन आपदाओं से निपटने के लिए विभिन्न कार्यों का किया गया प्रबंधन होता है। आपदा प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें आपदा पूर्व चरण में तथा आपदा पश्चात चरण में कई गतिविधियां संपन्न की जाती हैं। राइट। तो यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आपदा पूर्व चरण में आपदा को रोकने की तैयारी की जाती है, आपदा की रोकथाम की जाती है, आपदा का नियंत्रण किया जाता है, साथ ही साथ समानार्थी गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। तो वहीं आपदा पश्चात चरण में पुनर्वास, यदि विस्थापन हुआ है तो पुनर्वास, राइट, जो भी संरचनाएं दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं या नष्ट हो चुकी हैं उनका पुनर्निर्माण हो जाएगा और सामान्य स्थिति की बहाली इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इस तरीके से आपदा प्रबंधन में आपदा पूर्व चरण तथा आपदा पश्चात चरण में सभी गतिविधियों एवं कार्यवाहियों को सम्मिलित किया जाता है। साथ ही साथ इसमें आपदा के न्यूनीकरण के भी सभी पहलू सम्मिलित होते हैं। राइट। अब हम आपदा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं या समझते हैं कि आपदा प्रबंधन में कौन कौन सी गतिविधियां या कौन कौन सी कार्यवाही की जाती हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन के लिए सबसे पहले एक बेहतर रणनीति या योजना की आवश्यकता होती है। फिर उस योजना का संचालन, विभिन्न योजनाओं के साथ में समन्वय एवं कार्यान्वयन की एक सतत एवं एकीकृत प्रक्रिया क्या होती है, जरूरी होती है। राइट। तो आपदा प्रबंधन हेतु आपदाओं से निपटने के लिए एक बेहतर योजना का निर्माण, राइट, समन्वय एवं विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियों की सतत एवं एकीकृत प्रक्रिया अत्यधिक जरूरी होती है। राइट। जिसमें निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। तो आपदा प्रबंधन में कौन कौन सी गतिविधियां सम्मिलित होती हैं या आपदा प्रबंधन के समय कौन से बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है, उनको समझते हैं। सबसे पहला, आपदा प्रबंधन के लिए या आपदा प्रबंधन हेतु आपदा के खतरे की जो है आकलन किया जाता है और उसकी संभावना की रोकथाम के लिए जो है हर संभव प्रयास किए जाते हैं। इसके साथ ही आपदा के जो जोखिम है, राइट, उसकी तीव्रता एवं उसके परिणामों को बेहतर प्रशासनिक उपयोगों द्वारा उसके न्यूनीकरण के जो है प्रयास किए जाते हैं। साथ ही साथ विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, राइट, प्रशासनिक कार्यवाहियों के माध्यम से आपदा न्यूनीकरण क्षमता का निर्माण किया जाता है। राइट। ताकि जब कभी भी प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा घटित हो तो हमारे पास में ऐसी क्षमता हो कि हम कम समय में ही अधिक से अधिक लोगों तक भोजन पहुंचा सकें, राहत सामग्री पहुंचा सकें, उनको विस्थापित कर सकें। राइट। तो सबसे पहला बिंदु क्या होता है कि आपदा के खतरे को भांपना एवं उसकी रोकथाम के लिए कार्रवाई करना। साथ ही साथ आपदा से कितना जोखिम होगा, आपदा की तीव्रता कितनी होगी, उसके कौन कौन से दुष्परिणाम होंगे, उनको ध्यान में रखकर बेहतर प्रशासनिक उपयोगों द्वारा उसका कम करना या न्यूनीकरण करना। साथ ही साथ जो आपदा न्यूनीकरण क्षमता है उसका निर्माण करना। साथ ही साथ आपदा से निपटने के लिए तैयारी करना, इसके लिए प्रशिक्षण देना, लोगों को जागरूक करने पर भी ध्यान दिया जाता है। फिर
आपदा से निपटने के लिए जो संभावित एवं जो सटीक आकलन है उस पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है, ताकि आपदा आने से पूर्व ही उस आपदा के बारे में लोगों के पास में जानकारी हो और उससे निपटने की एक बेहतर रणनीति बनाई जा सके। साथ ही साथ यदि आपदा में लोग फंसे हुए हैं, राइट, तो सबसे पहले लोगों को वहाँ से उस स्थिति से निकालना, उनका बचाव करना और उनके लिए राहत सामग्री उपलब्ध कराना, राइट। और अंततः आपदा के पश्चात में विस्थापित लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया पर ध्यान देना और जो भी संरचनाएं, राइट, चाहे वो सड़क हो, मानवीय आवास हो, जो कि आपदा में नष्ट हो चुके हैं, उनका पुनर्निर्माण करना, राइट। तो इन बातों को आपदा प्रबंधन में ध्यान रखा जाता है। आपदा प्रबंधन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए है हम आपदा प्रबंधन के चरणों को समझते हैं, राइट। तो किसी भी आपदा से निपटने के लिए जो भी गतिविधियां की जाती हैं उनको इन 3 भागों में जो है डिवाइड किया जा सकता है, अर्थात आपदा प्रबंधन को 3 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है, राइट। सबसे पहला हो जाएगा आपदा पूर्व या पूर्वानुमान अवस्था। तो आपदा पूर्व या पूर्वानुमान अवस्था को प्री डिजास्टर या एंटीसिपेटरी स्टेज कहा जाता है। दूसरा चरण होता है आपदा के समय या सहभागिता का चरण, राइट, जिसको ऑन डिजास्टर या पार्टिसिपेटरी स्टेज किया जाता है। फिर होती है आपदा प्रबंधन की तीसरी अवस्था या तीसरा चरण आपदा उपरांत या पुनः प्राप्ति अवस्था, राइट। तो पोस्ट डिजास्टर ये क्या हो जाएगा, रिकवरी स्टेज हो जाएगा। अब इन तीनों चरणों को हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे और यह भी समझेंगे कि जो प्री डिजास्टर स्टेज होती है उसमें किन किन गतिविधियों को या क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है। तो सहभागिता अवस्था में कौन कौन सी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाती है, तो पुनः प्राप्ति अवस्था में कौन कौन सी गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, आपदा पूर्व या पूर्वानुमान अवस्था हो जाएगा, राइट। तो जैसा कि नाम से ही स्थिति है, यह वह अवस्था या वह स्टेज होती है जो कि आपदा आने से पहले की अवस्था होती है, अर्थात जिन क्षेत्रों में आपदा आने की संभावना है या फिर संभावना है कि वहां पर कोई भी प्राकृतिक या मानव जनित आपदा घटित हो सकती है, वहां पर निम्नलिखित बातों को या निम्नलिखित गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाती है। तो आपदा पूर्व या पूर्वानुमान अवस्था में निम्नलिखित जो गतिविधियां हैं सम्मिलित होती हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, राइट, कि जिन क्षेत्रों में आपदा आने वाली है उन क्षेत्रों के संभावित आपदा से जो प्रभावित लोग हैं उनको समय रहते हुए सूचना दे देना, राइट। चाहे वो सुनामी हो, राइट, चाहे वो सुनामी हो, चक्रवात हो, तो जितने भी लोग आपदा से प्रभावित हो सकते हैं उन सभी लोगों को समय रहते हुए सूचना दे देना, ताकि वह अपनी आवश्यक वस्तुओं एवं सामग्री के साथ में दूसरे जगह पर विस्थापित हो जाएं, जिससे जनजीवन की कम से कम हानि हो। इसके अतिरिक्त संभावित आपदा से निपटने के लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना, क्योंकि कई बार प्राकृतिक आपदाओं से व्यक्ति मानसिक रूप से भी बहुत अधिक जो है प्रताड़ित होते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं। इसीलिए चक्रवात है, सुनामी है, भूकंप है या बाढ़ है, इन स्थितियों से निपटने के लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना, ताकि वह प्राकृतिक आपदा की स्थिति में घबराए ना, राइट, डरे ना और जोश और हिम्मत के साथ में जो है उचित कदम उठाएं। तीसरा हो जाएगा कि जो जितने भी आपदा के संभावित प्रतिकूल प्रभाव हैं उनका आकलन करना एवं उनको न्यूनतम करने के लिए कदम उठाना। इसके अतिरिक्त जो प्रकोप आने हैं उसको आने से पहले ही रोकना। यदि मानव क्रियाकलापों से या किसी अन्य गतिविधि से यदि कोई भी प्रकोप की स्थिति उत्पन्न होती है या आपदा उत्पन्न हो सकती है, तो उसको आने से पहले ही रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना। साथ ही साथ जो प्रकोप है या आपदा है उसकी प्रचंडता को कम करना।
इसके अतिरिक्त जो प्राकृतिक प्रकोप हैं, विशेषकर जैसे वायुमंडलीय तूफान हो जाएंगे, राइट, इनको आधुनिक तकनीक के माध्यम से भी इनको नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे जो चक्रवात हैं या टॉर्नेडो हैं, राइट, उनको आधुनिक तकनीक के माध्यम से उनकी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, उनके मार्ग में परिवर्तन किया जा सकता है, राइट। तो कुल मिलाकर आपदा पूर्व या पूर्वानुमान अवस्था में उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है ताकि आपदा आने से पहले लोग जागरूक हो जाएं, उन तक जानकारी पहुंच जाए, वो विस्थापित हो जाएं, साथ ही साथ उससे होने वाला नुकसान जो है न्यूनतम हो सके, और साथ ही साथ हर संभव प्रयास करना ताकि आपदा को रोका जा सके, रोका ना जाने की स्थिति में उससे नियंत्रित किया जा सके, साथ ही साथ राहत एवं बचाव का कार्य अच्छे से हो सके। दूसरा स्टेज होता है ऑन डिसास्टर या पार्टिसिपेटरी स्टेज या आपदा प्रबंधन का दूसरा चरण होता है आपदा के समय या सहभागिता अवस्था, राइट। यह वह अवस्था होती है जब किसी क्षेत्र में आपदा घटित हो जाती है तो उस स्थिति में कौन कौन सी गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, राइट। इसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा कि आपदा से जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं उनकी पीड़ा को कम करना और उस आपदा से जो भी क्षति हो रही है उसको कम करना, इसके लिए कार्यवाही करना। तो प्रभावित होने वाले लोगों की पीड़ा एवं क्षति को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करना, साथ ही साथ तेजी से कार्यवाही करना ताकि आपदा से अधिक लोगों को बचाया जा सके और उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। आपदा के समय जब बहुत तेजी से आपदा होती है तो उससे कई लोग जो हैं लापता हो जाते हैं, तो आपदा के समय जो जितने भी पीड़ित हैं उनकी खोज करना, उनको आपदा प्रभावित क्षेत्रों से निकालना तथा उनको राहत शिविरों तक पहुंचाना। और जब आपदा प्रभावित क्षेत्र से लोग विस्थापित होकर राहत शिविर में पहुंच जाते हैं तो उनको बुनियादी आवश्यकताएं जैसे भोजन हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा, राइट, दवाइयां हो जाएंगी, इसके साथ ही अन्य आवश्यकताओं की उचित प्रबंध करना या उपलब्धता को सुनिश्चित करना। इसके साथ ही आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके इसके लिए प्रत्येक स्तर पर त्वरित कार्यवाही के साथ साथ विभिन्न जो स्तर होते हैं या विभिन्न विभाग होते हैं, प्रशासनिक अमला होता है, उनके बीच में समन्वय स्थापित करना। तीसरी अवस्था हो जाएगी पुनः प्राप्ति अवस्था या आपदा उपरांत या पुनः प्राप्ति अवस्था, राइट, रिकवरी स्टेज। इस अवस्था में उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिससे जन सामान्य तक, राइट, या जो भी प्रभावित हैं उन लोगों तक अधिक से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। इसीलिए इसमें राहत कार्यों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है ताकि जो भी आपदा से प्रभावित या आपदा से पीड़ित हैं उन तक भोजन है, दवाइयां हैं, कपड़े हैं इत्यादि कई सुविधाएं जो हैं पहुंचाई जा सके। साथ ही साथ इसमें ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे आपदा पुनरुत्थान या डिसास्टर रिकरेंस ना हो, अर्थात भविष्य में वह आपदा घटित ना हो, राइट, या उस आपदा से कम क्षति हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। और तीसरी अवस्था हो जाएगी जिसमें आपदा पुनर्वास अवस्था होती है, राइट। तीसरा जो महत्वपूर्ण गतिविधि हो जाएगी, तो तीसरी गतिविधि में आपदा पुनर्वास से संबंधित गतिविधियां संपन्न होती हैं जिससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनः मानवीय आवास हैं या जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनका क्या किया जाता है, विकास किया जाता है और लोगों को पुनः उन क्षेत्रों में बसाया जाता है। अब हम समझते हैं भारत में आपदा प्रबंधन, राइट। तो सबसे पहले चीज तो ये है कि भारत में आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी होता है या भारत में आपदा प्रबंधन से संबंधित दृष्टिकोण क्या था, राइट। तो भारत में आपदा प्रबंधन को समझते हैं। देखिए, भारत में कुछ समय पूर्व तक आपदा प्रबंधन की जो गतिविधियां होती थी वो आपदोपरांत प्रबंधन से संबंधित होती थी, अर्थात आपदा प्रबंधन में भारत सरकार के द्वारा राहत एवं पुनर्वास संबंधी जो है गतिविधियां संपन्न की जाती थी। परंतु 2004 में जो सुनामी आई थी और इस सुनामी से जो व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि हुई थी उसको देखते हुए अब भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन से संबंधित अपनी रणनीति को परिवर्तित किया है। वर्तमान समय में भारत सरकार आपदा के उपरांत जो गतिविधियां होती हैं उनसे अधिक
आपदा पूर्व पक्षों पर अधिक ध्यान देती है। अर्थात भारत सरकार वर्तमान समय में किसी भी प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए पूर्व तैयारी पर ध्यान देती है, राइट। पूर्व चेतावनी, आपदा न्यूनीकरण या आपदा रोकथाम पर भारत सरकार के द्वारा अधिक से अधिक ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन के लिए जनमाल की कम से कम हानि हो, राइट, उसके लिए भी यहाँ पर जो है भारत सरकार प्राथमिकता देती है। अब भारत में जो आपदा प्रबंधन है वो बहुत ही जरूरी है। कारण क्या है कि भारत प्राकृतिक आपदाओं के मामले में, साथ ही साथ विस्थापितों के मामले में भी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो प्राकृतिक आपदाएं सबसे अधिक चीन में घटित होती है, उनके बाद में भारत का स्थान प्राकृतिक आपदाओं में चीन के बाद में दूसरा है। साथ ही साथ भारत में कई प्राकृतिक आपदाएं दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे भारत में 7% से अधिक भूभाग में या तो भीषण या फिर हल्का जो है सूखी की स्थिति बनी हुई रहती है, क्योंकि भारत का अधिकांश क्षेत्र निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है। इसके साथ ही भारत का 12% जो भूभाग है वह बाढ़ तथा नदी अपरदन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है, राइट। हमें पता है कि देश की 7516 जो है किलोमीटर लंबी तट रेखा है, इसमें से अधिकतम अगर हम देखें तो 5700 किलोमीटर जो तटवर्ती रेखा है यह चक्रवात एवं सुनामी से प्रभावित होती है। इसके साथ ही भारत का 55 से लेकर 58% जो भूभाग है वो भूकंप प्रवण क्षेत्रों में आता है। इसके अतिरिक्त भी कई प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन हो जाएगा, बादल फटना हो जाएगा, अग्निकांड हो जाएंगे और साथ ही साथ कई मानवीय आपदाएं जो है घटित होती रहती हैं। इसलिए भारत में आपदा प्रबंधन बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। क्लियर। अब हम समझते हैं कि आपदा प्रबंधन किन स्तरों पर होता है, राइट। तो हमारे देश में आपदा प्रबंधन के विभिन्न स्तरों को समझते हैं या भारत में विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन को हम समझते हैं। तो भारत में आपदाओं से निपटने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए भारत में केंद्र से लेकर ग्रामीण स्तर तक जो है एक संगठित आपदा प्रबंधन की व्यवस्था है। तो भारत में केंद्र, राज्य, खंड, जिला एवं ग्रामीण स्तरों तक एक संगठित व्यवस्था है और इस संगठित व्यवस्था में हम आपदा प्रबंधन को इतने स्तरों पर पढ़ेंगे: राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर हम आपदा प्रबंधन को समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन, राइट। तो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा का प्रबंधन हेतु गृह मंत्रालय उत्तरदायी होता है या प्रबंधन का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन होता है। इसके साथ ही भारत में आपदा प्रबंधन से संबंधित राहत कार्यों का प्रबंधन व निर्देशन केंद्रीय राहत आयुक्त करता है। तो ये दो महत्वपूर्ण जो है बिंदु हैं जो कि MCQs में पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन का जो कार्य है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है एवं राहत एवं बचाव कार्यों का प्रबंधन केंद्रीय राहत आयुक्त के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट, साथ ही साथ कुछ विशेष मंत्रियों का समूह एवं विभिन्न मंत्रालय जैसे कृषि मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इनसे संबंधित विभिन्न अधिकारी भी आपदा प्रबंधन में संबंधित निर्णय एवं निर्देशन हेतु भी क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय जल आयोग, मौसम विभाग, रक्षा विभाग, भवन निर्माण विभाग, इनसे संबंधित अधिकारी भी आपदा प्रबंधन से संबंधित निर्णय एवं निर्देशन में तथा आपदा की स्थिति से निपटने में अपना सहयोग देते हैं। और इन सबसे, राइट, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट हो जाएगी या कुछ विशेष मंत्रियों का समूह हो जाएगा, विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित अधिकारी हो जाएंगे, तो विभिन्न आयोग एवं विभिन्न विभागों से संबंधित सभी अधिकारियों को मिलाकर ही आपदा प्रबंधन समिति का निर्माण होता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति होती है जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री,
राइट, मंत्रियों का विशेष समूह, राइट, विभिन्न विभागों के विभिन्न विभागों के अधिकारी, ये सभी राष्ट्रीय या केंद्रीय आपदा प्रबंधन समिति के केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं। और इसका महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों को अंजाम देना, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, देखिए, राहत एवं बचाव कार्य तभी संभव हो सकता है जब एक बेहतर रणनीति हो, बेहतर योजना हो। तो जो केंद्रीय आपदा प्रबंधन समिति है, ये राष्ट्रीय स्तर पर आपदा से निपटने के लिए योजना का निर्माण करती है। साथ ही साथ आपदा से निपटने के लिए देश में जितने भी संसाधन हैं उनको जुटाकर प्रभावित लोगों तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी इसी समिति का होता है। इसके साथ साथ जो केंद्रीय आपदा प्रबंधन समिति है वह राज्य स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर एवं ग्रामीण स्तरों पर आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी करती है। इसके साथ ही हमारे देश में जो लोग राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं या फिर आपदा प्रबंधन के कार्यों में लगे हुए हैं, उनको उचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी इसी समिति के द्वारा कराई जाती है। इसके अतिरिक्त यथासंभव प्रयास किया जाता है ताकि आपदा से निपटा जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर आपदा का मूल्यांकन करना और उसके लिए उचित कार्यवाही करना, आवश्यकता होने पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की व्यवस्था करना भी इसी समिति का उत्तरदायित्व होता है। क्लियर? अब हम समझते हैं राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन। राइट, तो देखिए, जब कभी भी किसी भी राज्य में कोई भी प्राकृतिक या मानवीय आपदा घटित होती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना राज्य सरकार की होती है। उसका कारण क्या है कि राज्य जो आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों पर होती है, इसलिए राज्य सरकार की भूमिका आपदा प्रबंधन में अति महत्वपूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जो जितने भी राहत कार्य किए जाते हैं उनमें केंद्र सरकार भी अपना सहयोग देती है। तो राज्य में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनमें मुख्य जिम्मेदारी होती है राज्य सरकारों की, और जो आपदा प्रबंधन है उसमें केंद्र सरकार भी अपना सहयोग देती है। राज्य सरकार जो राज्य स्तर है उस पर राज्य राहत जो आयुक्त है वो आपदा प्रबंधन के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। राइट, अगर हम बात करते हैं केंद्रीय स्तर पर, तो केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय राहत आयुक्त जो है राहत से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। तो वहीं राज्य स्तर पर राज्य राहत जो आयुक्त है वह आपदा प्रबंधन के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है और यह मुख्यमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। इसके अलावा राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन समिति भी होती है। राइट, जैसे केंद्रीय आपदा प्रबंधन समिति होती है वैसे ही राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन समिति होती है, जिसमें राज्य का पुलिस महानिदेशक हो जाएगा, अग्निशमन विभाग के अधिकारी हो जाएंगे, राइट, विभिन्न विभागों के सचिव तथा सिविल सोसाइटी के विभिन्न सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं। राइट, जो कि आपदा प्रबंधन के कार्यों में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला हो जाएगा जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन। राइट, तो जिला स्तर पर किसी भी आपदा से निपटने की जो जिम्मेदारी है वो जिला अधिकारी की होती है। राइट, तो जो जिला कलेक्टर होता है या जिला अधिकारी होता है वह आपदा से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु जिला आपदा प्रबंधन समिति भी होती है और इस जिला आपदा प्रबंधन समिति में जिला अधिकारी, जिला पुलिस प्रमुख हो जाएगा, विभिन्न विभागों जैसे अग्निशमन, स्वास्थ्य, सिंचाई आदि के उच्च अधिकारी भी जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाएं भी जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला हो जाएगा खंड स्तर पर आपदा प्रबंधन। राइट, तो विकास खंड या खंड स्तर पर आपदा से निपटने के लिए जो मुख्य अधिकारी होता है वो कौन होता है? खंड विकास अधिकारी होता है। अर्थात खंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए मुख्य अधिकारी खंड विकास अधिकारी होता है और यही खंड विकास अधिकारी खंड स्तर पर जो आपदा प्रबंधन समिति होती है, राइट, उसका अध्यक्ष भी होता है। जो
खंड स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति होती है, उसका अध्यक्ष खंड विकास अधिकारी होता है। इसके अतिरिक्त अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राइट, कल्याण विभाग, पुलिस विभाग एवं जल आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, तथा कुछ समाज सेवी जो संस्थाएं हैं वह भी खंड स्तर पर आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो खंड स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति होती है उसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। जैसे सबसे पहला क्या हो जाएगा, खंड प्रशासन को आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में सहयोग करना तथा आपदा से बचाव के लिए समुचित सुझाव देना। इसके साथ ही जो आपदा प्रबंधन के दल हैं या जो लोग हैं उनको प्रशिक्षित करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना। अगला हो जाएगा ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन, राइट। तो ग्रामीण स्तर पर जो आपदा प्रबंधन समिति होती है वह आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ ग्रामीण स्तर पर जो आपदा प्रबंधन होता है वह आपदा प्रबंधन का सबसे निचला स्तर होता है। तो ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन सबसे निचला स्तर होता है और यहाँ पर आपदा प्रबंधन ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है और ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए कोरोना में हमने देखा कि जब कोरोना ने ग्रामीण क्षेत्रों में फैलना शुरू किया तो ग्राम पंचायतों ने ही कोरोना को रोकने के लिए कई ठोस एवं कारगर प्रयास किए थे। जो ग्रामीण प्रबंधन समिति होती है उसका अध्यक्ष गांव का मुखिया या सरपंच होता है, राइट। तो ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष गांव का मुखिया या सरपंच होता है और इस समिति में गांव के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि भी होते हैं, जिनका इस समिति का कार्य क्या होता है, गांव के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना, साथ ही साथ गांव के लोगों को आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण देना, बचाव के लिए प्रशिक्षण देना, साथ ही साथ उनको जानकारी देना और समय समय पर उनको प्रशिक्षित करने के लिए जो मॉक ड्रिल है या बनावटी पूर्वाभ्यास है वो करना, राइट। अब हम आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय संगठन या कोषों पर चर्चा करेंगे और यहाँ से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, राइट। तो आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय संगठन एवं कोष, राइट। तो आपदा प्रबंधन के जो जितने भी संगठन हैं जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो जाएगा और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो जाएगा। इन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राइट। तो NDA हमारे देश में आपदा प्रबंधन के लिए देश की शीर्ष निकाय होता है, राइट। तो देश में शीर्ष स्तर का जो निकाय है वो NDMA होता है और इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यहाँ से जितनी भी जानकारी लिखी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। तो शीर्ष स्तर की संस्था NDMA है, राइट, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसका एक उपाध्यक्ष होता है, राइट। NDMA के उपाध्यक्ष को कैबिनेट सचिव स्तर का दर्जा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त NDMA कुल 5 सदस्य होते हैं, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष कैबिनेट सचिव स्तर का दर्जा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 3 और सदस्य होते हैं जो कि तकनीकी क्षेत्र से जो है चुने जाते हैं। जो NDMA है, NDMA का महत्वपूर्ण कार्य है आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाना, राइट। जो योजनाएं हैं, नीतियां बनाना, योजनाएं तैयार करना एवं दिशा निर्देश निर्धारित करना, राइट। तो नीतियां बनाना, योजना बनाना एवं दिशा निर्देश निर्धारित करने का कार्य NDMA के होता है। साथ ही साथ आपदा के समय किस तरीके की कार्यवाही होना चाहिए, कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, यह सब सुनिश्चित करने का अधिकार भी NDMA के पास होता है और ये जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन एवं लागू कराने के लिए भी NDMA जिम्मेदार होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों में सहायता के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का भी प्रावधान होता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति होती है और इस समिति का अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होता है। बहुत अच्छे से समझिए, यहाँ पर
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसकी सहायता के लिए जो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होता है, राइट। और यह राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का अध्यक्ष जो है केंद्रीय गृह सचिव होता है। इसके अतिरिक्त कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण एवं वन, वित्त, स्वास्थ्य आदि मंत्रालयों के सचिव भी इसी समिति के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, राइट। तो केंद्रीय गृह सचिव इसकी अध्यक्ष करता है और बाकी इसके सदस्य होते हैं। इसका कार्य क्या होता है? यह समिति आपदा की स्थिति पैदा होने, राइट, या आपदा पर की गई जो कार्रवाई होती हैं उनमें समन्वय का कार्य करती है। चलिए अब अगला हो जाएगा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो जाएगा या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो जाएगी, राइट। तो राज्य स्तर पर जो संस्था होती है वह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। तो राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है और यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अर्थात एनडीएमए द्वारा जो जितने भी दिशा निर्देश होते हैं उनका पालन करता है और आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण कदम उठाता है, साथ ही साथ आपदा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करता है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर कोई आपदा है तो उसके लिए राष्ट्रीय जो एनडीएमए है उसके दिशा निर्देशों का पालन करना एवं करवाना इसका अनिवार्य दायित्व होता है और राज्य स्तर पर जो आपदाएं होती हैं उनमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो आपदा तैयारी हेतु प्रावधानों की सिफारिश करता है, राइट। न्यूनीकरण एवं समन उपायों का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की भी क्या करता है? समीक्षा करता है, राइट। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए की सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का प्रावधान था, वैसे ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों में सहायता के लिए राज्य सरकार एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन करता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राज्य सरकार का मुख्य सचिव एवं अन्य विभागों के अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। अगला हो जाएगा जिला आपदा प्रबंधन समिति, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो जिला स्तर पर आपदाओं से निपटने के लिए या आपदा प्रबंधन के लिए डीडीएमए उत्तरदायी होता है, राइट। और यह जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजनाएं तैयार करता है, जो संचालित योजना है उनका समन्वय करता है एवं क्रियान्वयन संस्था के रूप में कार्य करता है। डीडीएमए का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जिला कलेक्टर या फिर उपायुक्त या फिर जिला मजिस्ट्रेट, राइट। तो डीडीएमए का अध्यक्ष जिला कलेक्टर या उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट होता है और इसका जो उपाध्यक्ष होता है, राइट, इसका जो सह अध्यक्ष होता है वो स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। तो डीडीएमए का जो सह अध्यक्ष है वह निर्वाचित प्रतिनिधि होता है स्थानीय प्राधिकरण का। साथ ही साथ जो डीडीएमए है वह यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर आपदा प्राधिकरण से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना, जो भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करना, उनका संचालन करना, इसके साथ ही विभिन्न विभागों एवं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उन दिशा निर्देशों का पालन करवाया जाए, यह जिम्मेदारी डीडीएमए की होती है, राइट। अब हम जो है मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन को समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है, राइट। तो मध्य प्रदेश में भी कई प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित मध्य प्रदेश में भी कई प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं घटित होती रहती हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति, भूकंप, सूखा एवं औद्योगिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, राइट। अगर तथ्यों की बात करें जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो मध्य प्रदेश के 28 जिले जोन 2 में आते हैं, साथ ही साथ 23 जिले जोन 3 में सम्मिलित हैं। तो मध्य प्रदेश के 28 जिले
भूकंप जोन 2 में और 23 जिले भूकंप जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 32 जो जिले हैं वो की बाढ़ से प्रभावित हैं। और कौन से जिले मध्य प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित हैं? मध्य प्रदेश के वे जिले जो कि नर्मदा, चंबल या बेतवा नदी घाटी के आसपास हैं या बेतवा नदी घाटी में हैं, वो जिले बाढ़ से क्या है? प्रभावित हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो 32 जिले अर्थात आधे से अधिक जिले बाढ़ से क्या है? प्रभावित हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 7 जिले जो हैं सूखे से प्रभावित हैं, जिनमें सिवनी, झाबुआ, अलीराजपुर और धार ये सूखे से प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश में 2002 में मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन नीति जारी की गई थी। तो ये एमसीक्यू परीक्षा में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए जो मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन नीति है वह वर्ष 2002 में जारी की गई थी। इसके साथ ही आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है 2005 वो पारित किया गया था 2000 में ही। तो 2002 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य था राज्य में एक ऐसे तंत्र को विकसित करना ताकि आपदाओं का जो प्रबंधन है या आपदा प्रबंधन है वह बहुत ही अच्छे से हो सके। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न चरणों में एकीकृत नीति को अपनाया जा रहा है और उस एकीकृत व्यवस्था को समझते हैं। तो मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न चरणों की एक एकीकृत नीति है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो राज्य क्रियान्वयन समिति का गठन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिनको हमने अभी कुछ समय पहले समझा। राइट, तो क्या हो जाएगा? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। इसका गठन मध्य प्रदेश में हुआ है। राइट, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। साथ ही साथ जिला क्रियान्वयन समिति, राइट, तो राज्य क्रियान्वयन समिति हो जाएगी। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए राज्य क्रियान्वयन समिति गठित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करते हैं। और फिर जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जिनके अध्यक्ष जिलाधिकारी, उपायुक्त या जिलाधीश होते हैं। राइट, इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण, राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ही राज्य आपदा त्वरित अनुक्रिया बल, राइट, SDRF का क्या किया गया है? गठन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भी आपदा प्रबंधन के लिए NDRF होता है और वहीं राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए राज्य आपदा त्वरित अनुक्रिया बल SDRF का गठन किया गया है। राइट, जो कि NDRF से क्या करता है? सहयोग करता है। और SDRF की ट्रेनिंग के लिए मध्य प्रदेश में 4 प्रमुख शहरों में संस्थान है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में SDRF के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में राज्य पुलिस बल एवं अग्नि जो शमन दल है, राइट, को भी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। राइट, तो SDRF के लिए 4 केंद्र है। इसके अतिरिक्त राज्य पुलिस बल, अग्निशमन, राइट, अग्निशमन दल को भी जो है आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सिविल डिफेंस हो जाएगा एवं होम गार्ड्स को भी जागरूकता के विस्तार एवं कार्रवाई हेतु भी जो है प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे राज्य में राज्य आपदा अनुक्रिया कोष का गठन किया गया है। तो राज्य आपदा अनुक्रिया कोष है, जिसमें 75% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है और 25% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है। वहीं एक और महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित किया गया है और यह आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। इसके अतिरिक्त राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए जो NGOs हैं या स्व सहायता समूह हैं, उनका भी सहयोग लिया जाता है। राइट, तो इस तरीके से हमने आपदा प्रबंधन को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।